नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने एडमिट लेने से मना कर दिया है और वहीं रिम्स में स्थिति खराब होने के बाद 22 मार्च की शाम उन्हें एम्स शिफ्ट किया गया था। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में उन्हें रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उसके बाद 4 बजे सुबह उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और वहीं एम्स सूत्रों की माने तो उन्हें रिम्स के डॉक्टर से ही इलाज कराने की सलाह दी गई है और लालू यादव दोपहर 3 बजे में चार्टर्ड प्लेन से ही दिल्ली लौट गए। और वहीं इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ रही। और वहीं लालू प्रसाद यादव की किडनी की स्थिति लगातार बिगड़ रही और वहीं क्रिटिनल लेवल पिछले 10 दिनों में 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गया। और इसके अलावा हार्ट की परेशानी को देखते हुए 22 मार्च को रिम्स डायरेक्टर की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और इसमें उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर करने का निर्णय लिया गया था। और इसके अलावा रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के मुताबिक उनकी हालत बिगड़ रही है और उनके दिल और गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे थे और इसी को देखते हुए उन्हें एम्स भेजने का फैसला लिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि 23 जनवरी 2021 को भी स्थिति बिगड़ने के बाद लालू यादव को रिम्स में से एम्स शिफ्ट किया गया था और यहाँ लगभग 5 महीने इलाज के बाद उन्हें मई में डिस्चार्ज किया गया और इस दौरान अप्रैल में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। और इसके अलावा और इसके बाद कुछ महीने वो दिल्ली में भी अपनी बेटी मीसा भारती के आवास में रहे थे और इस बीच दिसंबर 2021 में उन्हें एक बार फिर से एम्स में 2 दिनों के लिए एडमिट कराया गया था। और वहीं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मंगलवार को नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। और वहीं कोर्ट में पेशी के लिए आए नेता ने कहा कि सत्ता में बैठकर पक्षपात नहीं चलेगा। मैं जिस तरह से 14 सालों का वनवास जेल में काट रहा हूं वो बेकार नहीं जाएगा और जो लोग पक्षपात कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और उन्हें जनता जवाब देगी। दरअसल आनंद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में व्यवहार न्यायालय जहानाबाद से सहरसा जेल से पेशी के लिए आए हुए थे। और वहीं आपको बता दें कि साल 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिले के नगर थाना में आनंद मोहन सहित कई नेताओं पर दर्ज हुआ था। और कोर्ट में पेशी के लिए आए आनंद मोहन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शराबबंदी लागू किया वह सराहनीय कदम था, लेकिन शराबबंदी की आड़ में जिस तरह से समांतर अर्थव्यवस्था खड़ा करने का कार्य चल रहा है वो सही नहीं है। वहीं पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी को जमीनी स्तर पर उतारने की बात कही थी और कई राज्यों में ये लागू भी हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर एक समानांतर अर्थव्यवस्था चालू कर दी जो कतई लोकतंत्र की दृष्टि से सही नहीं है और इससे सरकार को घाटा भी हो रहा है। और गौरतलब है कि कोर्ट में पेशी के दरमियान जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में आनंद मोहन के समर्थकों की भीड़ भी मौजूद थी। और वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून जमीन पर सफल नहीं है और होली से लेकर अब तक 40 लोग से ज्यादा जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो चुकी है। और वहीं परिजनों का भी कहना है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। और वहीं पुलिस कहती है कि बीमारी से मौत हुई है, लेकिन जो लोग मरे हैं उनके साथ उस समय परिवार के सदस्य थे और पुलिस नहीं थी, इसलिए परिजनों के बयानों को ही सच माना जाएगा। और शिवानंद ने कहा कि पुलिस नीतीश सरकार की पोल नहीं खोलना चाहती और सरकार जो कहेगी वो ही बोलना पड़ेगा, इसलिए पुलिस कह रही है कि बीमारी से लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कितने लोगों के मरने का नीतीश कुमार इंतजार करेंगे। और वहीं शराबबंदी से राज्य के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था और बिना किसी प्लानिंग के लागू कर दिया गया। और आए दिन शराब मिलने की खबरें भी आती हैं और पहले भी जहरीली शराब से कई लोग मर चुके हैं। और नीतीश सरकार बार बार शराबबंदी कानून में संशोधन करती है और साफ दिख रहा है कि नीतीश की ये योजना जमीन पर फेल है। और आरजेडी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं और बीजेपी सच में शराबबंदी को हटाना चाहती है तो कैबिनेट में
प्रस्ताव लाए और इस कानून को हटाए। और वहीं एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और उसके सबसे ज़्यादा विधायक सरकार में और ज़्यादा मंत्री भी सरकार में हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एचएएम सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपनी भांजी और उसके परिवार पर हुए हमले पर भड़क गए। उन्होंने मंगलवार को इसे जघन्य अपराध मानते हुए धमकी भरी बातें भी कही और मांझी ने खुलकर कहा कि भांजी और उसका परिवार कमजोर है और अगर यही हमला हमारे घर पर होता तो गोली चार्ज कर देते, 2-4 को मार कर गिरा देते और इसके बाद जो होता देख लिया जाता। और उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि हम कह रहे हैं। और वहीं मांझी इस मामले में पुलिस की भूमिका से भी खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका सराहनीय नहीं है और अब तक महज एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया जबकि 20 लोग नामजद हैं। और जिस गांव में मेरी भांजी रहती है उस गांव में सबसे अधिक कोयरी जाति के लोग हैं और उसमें से बड़ी संख्या में लोग हमारी भांजी के पक्ष में, लेकिन कुछ दबंगों को ये बात हजम नहीं होती और ये अक्सर हमारे परिवार को डराने, मारने और जमीन कब्जाने की धमकी देते हैं और अब इस धमकी को हकीकत में भी करके दिखा दिया। और उन्होंने कहा कि आज हम अपनी भांजी के गांव जा रहे हैं और घटनास्थल का मुआयना भी करेंगे और गांव में 2-3 हफ्ते के लिए पुलिस का कैंप होना चाहिए। और वहीं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गया की पुलिस आखिर कहाँ है। और वहीं दूसरी ओर जानलेवा हमला मामले में केशरी देवी का लड़का अविनाश कुमार ने 20 लोगों के विरुद्ध नामजद केसी डोभी थाने में केस दर्ज करवाया है। और वहीं केस में पवन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मदन कुमार, रविंदर कुमार, अरविंद कुमार, योगेंद्र वर्मा, रंजीत कुमार वर्मा, छेदी प्रसाद, बलदेव प्रसाद, केदार प्रसाद समेत 20 लोग नामजद हैं। और वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी को लालू प्रसाद यादव याद आ रहे और साथ ही सैनी को आरजेडी सुप्रीमो का वो ऑफर भी याद आ रहा है जिसे सैनी ने ठुकरा दिया था और उस गुलती की कसक अब तक सैनी के मन में है। और आखिर क्या था वो ऑफर, इसके बारे में सैनी ने ही बताया। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि लालू प्रसाद की बात मान लेते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। उन्हें डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्री बनाने का ऑफर था और राज्यपाल कोटे से 6 एमएलसी बनाने का भी ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। वहीं मुकेश सैनी ही जाने कि वो कितना झूठ और कितना सच बोले, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब महागठबंधन के सभी दलों को दी सीटों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन वीआईपी की सीटों की घोषणा नहीं की गई थी। और इससे मुकेश सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तमतमा उठे थे और तेजस्वी पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप भी लगाया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर भोंका और एनडीए ने मरहम लगाया और उसके बाद वो बीजेपी जेडीयू वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी ने 11 सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए दी और उसमें से वीआईपी ने 4 सीटें जीती। और वहीं सैनी एमएलसी और मंत्री भी बनाए गए, लेकिन बोचा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी में तन गई है। और बीजेपी ने बेबी कुमारी को मैदान में उतार दिया और वहीं वीआईपी ने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी पर दांव खेला है। और सैनी की पार्टी से जीते हुए मुसाफिर पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई थी और मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को आरजेडी ने टिकट भी दे दिया और 21 जुलाई 2022 को मुकेश सैनी का एमएलसी का टर्म भी खत्म हो रहा है और विनोद नारायण झा की सीट पर 1.5 साल के लिए ही उन्हें एमएलसी बनाया गया था और बीजेपी उनके साथ क्या करेगी देखने वाली बात है। और वहीं नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने जहरीली शराब से मौत के मामले पर बोलते हुए ये कहा कि अगर कोई जहर पीने के लिए तैयार है तो हम क्या करें। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार जिला प्रखंड स्थित एक निजी कॉलेज में बिहार दिवस के अवसर पर जिले के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए जहरीली शराब से मौत पर अपना बयान दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने ही कहा कि कहीं जहर का पुड़िया रखा हुआ है तो कोई जहर पसंद करता है
और कहीं अमृत का पुड़िया रखा हुआ है तो कोई अमृत पसंद करता है और अपनी अपनी पसंद की चीज़ है। अब कोई जहर पीने के लिए तैयार है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और शराबबंदी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अब कोई जहर पीना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है। और इसके बाद मंत्री अपने कुर्तक पर उतर आए थे और बहरहाल जहरीली शराब से बिहार में हुई मौत पर न सरकार न अधिकारी बोलने को तैयार है, बस अपने बिहार में संपूर्ण शराबबंदी का दम भरते रहते हैं। वहीं बिहार के मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा का एमएलसी सीट पर चुनाव दिलचस्प हो चुका है। और जमुई जिला के निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति और सिकंदरा के कदावर नेता माने जाने वाले गुड्डू यादव अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और बिहार की एमएलसी सीट काफी हॉट सीट भी मानी जा रही और इस सीट से मुंगेर के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ साथ आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस सीट में मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिला शामिल है। और इन 4 जिलों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि वोटर के रूप में अपना मतदान करेंगे। और वर्तमान में इस सीट पर गत 10 सालों यानी 2 टर्म से जेडीयू के निवर्तमान एमएलसी संजय प्रसाद जीतते हुए आए हैं। हालांकि संजय प्रसाद को दोनों बार आरजेडी के टिकट पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन पिछले साल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सांसद लल्लन सिंह के सानिध्य में आकर एमएलसी संजय प्रसाद सहित कई एमएलसी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं संजय प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफी करीबी भी माने जाते हैं। वहीं एनडीए ने इस बार संजय को चुनावी मैदान में उतारा और पहले 2 बार से संजय प्रसाद महागठबंधन के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन पहली बार एनडीए के उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लखीसराय के चर्चित व्यवसायी अजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में, लेकिन जमुई के जिप अध्यक्ष के पति और कदावर युवा नेता गुड्डू यादव के चुनाव मैदान में उतरने के बाद लड़ाई आमने सामने के बजाय त्रिकोणीय हो गया। और वहीं आपको बता दें कि लल्लन सिंह जेडीयू के संजय प्रसाद के पक्ष में विभिन्न जिलों में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। और वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और शेखपुरा सीट से आरजेडी विधायक विजय सम्राट और लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा सीट से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव अपनी ताकत लगा रहे हैं। और वहीं बिहार में 6 महीने बाद रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। और तेल कंपनियों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी के बाद सुपौल में रसोई गैस पटना से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। और नई दर के मुताबिक अब सुपौल में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1055 रुपये में मिलेगा, जबकि पटना इसकी कीमत 1048 रुपये है। और वहीं बेगूसराय की बात की जाए तो बेगूसराय में सबसे सस्ता 1029 रुपये सिलेंडर के दाम हो गए। और बिहार के लगभग सभी जिलों में रसोई गैस का 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में घरेलू गैस बंगाल के हल्दिया से आती है और वहां से इसे बिहार के 4 अलग अलग प्लांट पटना, बरौनी, बांका और मुजफ्फरपुर भेजा जाता है। और यहाँ से सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। और वहीं अधिकारियों के मुताबिक पहले हल्दिया से प्लांट और प्लांट से लोगों के घरों तक पहुंचाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के आधार पर सिलेंडर की कीमत तय की जाती है। और इसमें भी बल्क और फुटकर में सिलेंडर पहुंचाने का चार्ज अलग अलग होता है। और यही कारण है कि बिहार के हर जिले में अलग अलग कीमतें हैं। जो इसके प्लांट के नज़दीक होता है उनकी कीमत कम और जो ज़्यादा दूर होता है उनकी कीमत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन ऑयल के एक अधिकारी के मुताबिक बिहार में हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा सिलेंडर की खपत है। और इनमें से लगभग 1.5 लाख खपत केवल इंडियन ऑयल के सिलेंडर की है, बाकी अन्य कंपनियों की है। और राज्य भर में उपभोक्ताओं की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है और इनमें से 92 लाख केवल इंडियन ऑयल के हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा लगभग 16 लाख उपभोक्ता इंडियन ऑयल के हैं।
वहीं बिहार के भागलपुर जिला में संदिग्ध मौत मामले में एसएसपी बाबूराम ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया और जहरीली शराब से कथित मौत के एक मामले में एसएसपी ने बताया कि जहरीली शराब के सप्लायर और उसके चैन का सुराग मिल गया। फिलहाल पूरे कांड का तार झारखंड के गोड्डा जिले से जुड़ा हुआ मिला है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी है और वहीं पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर छापेमारी अभी भी जारी है। और वहीं एसएसपी ने बताया कि साहिबगंज का रहने वाला अरविंद यादव जो फिलहाल मायागंज अस्पताल में भर्ती है, उसने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि 18 तारीख को होली के दिन उसने और मिथुन कुमार दोनों ने सागर चौधरी और सचिन चौधरी से साहिबगंज में 2 हाफ बोतल शराब खरीदी थी और इन दोनों के साथ अभिषेक कुमार भी गया था और तीनों ने मिलकर शराब पी थी। हालांकि मायागंज में इलाजरत अभिषेक कुमार ने कई बार प्रयास के बावजूद अभी तक पुलिस को बयान नहीं दिया। वहीं मिथुन की मृत्यु 20 तारीख को हो गई थी और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने पर उसके विषय सुरक्षित रखा गया और उसके परिजनों ने मृत्यु के कारण के विषय में जानकारी नहीं होने की बात पुलिस को बताई। और वहीं इधर अभिषेक के पिता ने भी बीमारी के कारण के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की और दोनों परिजनों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है।